हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, सतीश मराठे जी हैं। डायरेक्टर है आरबीआई में, नेशनल हाउसिंग बैंक में भी, नाबार्ड में, सहकारिता भारती से भी जुड़े हुए हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला बिजनेस 24 टीवी के लिए। सबसे बड़ा चेंज क्या देख रहे हैं जी इस समय? अगर लेंडिंग सेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पर सेक्टर की? अभी बैंकिंग सेक्टर की बात करें या लेंडिंग पूरे स्पेस में किस तरह के चेंजेस, बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, इंडियन बैंकिंग is in the pink of health. Okay. We have achieved standards much better than many of the foreign countries. And there is no problem that I foresee for the banking sector at all. Okay. जिस तरह के जियो पॉलिटिकल कंसर्न है वेस्ट एशिया के तनाव की वजह से, आपको लग रहा है कि उसका असर फाइनेंशियल सेक्टर पर भी होने वाला है, बैंकिंग सेक्टर पर भी होने वाला है? देखिए, ऐसा है, रियल सेक्टर का इम्पैक्ट बैंकों पे होता है। तो जिस पद्धति से हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ेंगे तो कॉन्सिक्वेंटली कैश कंपनीज के ऑपरेशंस के ऊपर होगा। तो टू दैट एक्सटेंट प्रॉफिटेबिलिटी कुड बी लेस। आई डोंट फोरसी एनी मेजर डिफिकल्टी दैट इंडिया विल फेस बिकॉज ऑफ द करंट क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। ओके। इंडिया में आमतौर पे कोलैटरल लेंडिंग जो एसएमईज के लिए होती है वो ज़्यादा है। यहाँ पे जो कैश फ्लो वाली जो लेंडिंग होती है ना वो कम है, कोलैटरल फ्री लेंडिंग बहुत ही कम है। इसके पीछे की रीज़न क्या है? और सरकार की इतनी सारी स्कीम्स है, ग्राउंड पर उतनी मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाती है? इसका कारण है कि ये जो लिंक है अपनी इकोनॉमिक सिस्टम की, उसके अंदर फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस एसएमई इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक्स। और उन सबका मैं मानता हूँ कि रेजिलियंस की कैपेसिटी कम है। क्योंकि उनके ओन फंड्स और कैपिटल कम है। इसके कारण एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड लॉस को मीट करने के लिए उनकी क्षमता मर्यादित है। ये सबसे कारण है जिसके कारण बैंक्स आर वेरी कॉशियस व्हेन लेंडिंग टू एसएमईज। ये बात है। आज आवश्यकता हमारे लिए ऐसी है कि जिस प्रकार की स्कीम्स और कंसेशंस एसएमईज को दिए जाते हैं वो मैं मानता हूँ उसमें आमूलाग्र बदल होने की ज़रूरत है। एसएमई जब अपना काम शुरू करता है, कारोबार करते हैं, तो उनको जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड एसेट्स बनने में जाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल उनके पास कम रहता है, लिक्विडिटी कम रहती है। और जब लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल कम होता है, नेचुरली उनके टर्नओवर के ऊपर और कॉन्सिक्वेंटली बैंक अकाउंट्स इम्पैक्ट होते हैं। तो हमारी जो एसएमई के लिए स्कीम्स हम बना रहे हैं, ये स्कीम्स में एक ऐसी कुछ योजना बने कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इनिशियल पीरियड में उनको कम करना पड़े। वो यदि बनता है तो हमारी एसएमई सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि अगर पूरी इकॉनमी में अगर देखें तो ये ब्लू चिप कंपनियां नहीं, एसएमई हमारी कोर बेस है और वही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। लेकिन जिस तरह के ऐसा नहीं है, सब सेक्टर्स उतने ही इम्पोर्टेंट है, एसएमई का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो जिस प्रकार से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जिस प्रकार की उनके पास स्किल सेट्स हैं वो सबके पास नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एसएमई बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। सो एसएमई इज़ इम्पोर्टेंट बट अदर्स आर अनइम्पोर्टेंट, ये बोलना ठीक है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा था। मेरा कह रहा था कि उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। अगर बड़ी प्लांट को चलाना है आपको तो उसके लिए सब्सिडीज, इंसलीज यूनिट भी चाहिए। सर, अब एक सवाल मेरा आपसे ये होगा, उनको अगर ईजी कैपिटल एक्सेस चाहिए, अगर बैंकिंग सिस्टम से आसान लोन मिल पाए तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, देखो, आसान लोन ऐसा कुछ नहीं होता है कभी भी। इट्स नीड बेस्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन द रेवेन्यू स्ट्रीम्स। तो जिसकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स ठीक से होगी उसे लोन तो ज़रूर मिलेगा। लोन की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। और कंसिस्टेंटली पिछले 3 वर्षों में एसएमई सेक्टर को दिए गए लोन्स की अमाउंट बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी है। यू कैन चेक फॉर दैट। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ मोर इज़ रिक्वायर्ड। तो उस दृष्टि से हमारी एसएमईज़ को सपोर्ट होने के दृष्टि से उनका इनिशियल पीरियड में कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये ज़रूरत है। वो यदि हम कर पाते हैं तो मैं मानता हूँ एसएमईज़ के लिए एक बहुत बड़ा
इम्पिटस में। ओके, आप आरबीआई के भी बोर्ड में, नाबार्ड के बोर्ड में भी है, तो आप बहुत ग्राउंड पे स्थिति को ठीक से समझ पाते होंगे। क्या आप लोग रहा है कि एसएमईज़ को लेकर कंप्लायंस की एक बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, बड़े स्केल पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो नॉन कंप्लायंट है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, कंप्लायंस का इशू ऐसा है ना, इट इज़ ए वन मैन आर्मी। एसएमईज मेनी ए टाइम्स इट्स ए वन मैन आर्मी। हाँ हाँ, वो प्रोडक्शन भी देखता है, मार्केटिंग भी देखता है, हाँ, बैंक को भी डील करता है। तो इस सब में बीइंग ए वन मैन आर्मी ये सब दिक्कतें होती है। दैट इज़ द ट्रबल। तो आपको लग रहा है कि उन्हें पास ऑन करना चाहिए, नए लोगों को, नए स्किल सेट को उन्हें डेवलप करने की आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है नेटवर्किंग की। आज की सबसे आवश्यकता है स्किल सेट्स के कंसोलिडेशन की। ओके, वन मैन आर्मी लिमिटेड काम कर पाएगा, जब वो एक साथ जुड़ेंगे तो ज़्यादा काम ठीक होगा। ओके, यहाँ पे रूरल लैंडिंग को लेकर काफ़ी सवाल है। एनपीएस के जिस तरह से लेवल बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लैंडिंग के स्केल भी कम करते जा रहे हैं, आरबीआई के जो नॉर्म्स है लगातार सख्त होते जा रहे हैं। ये आपका परसेप्शन गलत है। एनपीए रूरल सेक्टर में है जहाँ गवर्नमेंट ने लोन वेवर किया। हाँ हाँ, अन्यथा एनपीए का इशू नहीं है ग्रामीण लेकिन बहुत इलाकों सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां वहाँ पे लगातार कम कर रही हैं लैंडिंग। में। एक आदमी है जिसका इनकम लिमिटेड है, उसको 4 लोग लोन दे तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी अड़चन में ही आएगी, क्योंकि उसका रीपेमेंट कैपेसिटी है नहीं। तो लेंडर्स हैव आल्सो टू बी रिस्पॉन्सिबल। यू कांट ब्लेम द बोरोअर्स ऑलवेज। ओके, रूरल सेक्टर को लेके जो मौजूदा स्थिति है वहाँ पे क्या सलाह देंगे? अगर ये आसान एक्सेस चाहिए तो उन्हें किस तरह से तैयार रहना? उसीलिए तो अपने देश में प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और प्राइमरी मिल्क सोसाइटीज़ को मल्टीपर्पज़ बना रहे हैं, ताकि हम अपने देश में जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत है और उसके हर एक ग्राम पंचायत के इर्द गिर्द 4-5 गाँव हैं, उन सब में अलग अलग प्रकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसको फाइनेंस मिले। इसीलिए उन्हें मल्टीपर्पज़ बनाए, क्योंकि बैंकों की ब्रांचेस 2 लाख हैं। 2 लाख ब्रांचेस 7.5 लाख गाँवों में कैसे पहुंच पाएगा? ओके, तो आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी भी काफ़ी कम है? नहीं, फाइनेंशियल आउटरीच कम है। इंक्लूजन की बात नहीं है। हाँ हाँ, लोगों तक क्रेडिट फ्लो बढ़े, हाँ हाँ, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप बना रहे हैं। हाँ हाँ, और आप जानते होंगे कि पैक्स को कंप्यूटराइज करके हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से आरआरबी से जोड़ रहे हैं, ताकि वो हमारे यहाँ जो नेटवर्क है उसके साथ वो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो और हमारी ग्रामीण इलाकों की इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम में आए। तो ये सब आने में कुछ 2-4 साल लगेंगे और बट ये काम होगा। ओके, आपको लग रहा है कि मतलब जिस तरह से चीज़ें बदल रही है धीरे धीरे वो धीरे नहीं, बहुत गति से बढ़ रही हैं। आप नहीं जानते शायद कि 2.5 लाख में से 2 लाख गाँव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बढ़ गया। और जिस पद्धति से हम आसानी से टेलीफोन से ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, उसी प्रकार की स्थिति 2-3 वर्षों में आपको ग्रामीण इलाकों में दिखेगी। ओके, तो अभी लग रहा है कि मौजूदा आपको कौन से ऐसे चैलेंजेस दिख रहे हैं और रूरल इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज़ क्या दिख रही है आपको? फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ नॉन फार्म एक्टिविटी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। तो इस नॉन फार्म एक्टिविटी को क्रेडिट का फ्लो मिले, ये आज साधारणतः 35 लाख करोड़ रुपया ग्रामीण इलाकों में जाता है। यदि पूरे देश में ये पैक्स का नेटवर्क ठीक से खड़ा रहा, तो मैं मानता हूँ कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो टारगेट है वो क्रेडिट का फ्लो ग्रामीण इलाकों में जाएगा। 1 लाख करोड़ यदि फ्लो अपना ग्रामीण इलाकों में गया, इट्स ए सी चेंज।